डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको मैं यहां से, मैंने प्रेस में भी बात की, सेमिनार में भी बात की, उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ओथ ऑफ एन ऑफिसर आर्टिकल 244 इस आइन की किताब का पेज नंबर 203 जरा मेरे साथ पढ़िएगा और देखिएगा। ये वो ओथ है जो कि हर एक कमीशन्ड ऑफिसर नेवी का, एयरफोर्स का और पाक फौज का, जिस वक्त वो कमीशन हासिल कर रहा होता है, उनको ये लेना पड़ता है। और एकेडमी जूनियर अंडर ऑफिसर उसने झंडा पकड़ा होता है और वहां पे ये ओथ पढ़ा जाता है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. ये वो ओथ है जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनाब स्पीकर, वो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यहां पे ये अंग्रेजी में जिसको कनंड्रम कहते हैं, एक अलमिया आ जाता है। ये एक चीज प्रूव करता है कि उनके बयानिए में ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनका बयानिया खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है और वो इंटरफियर कर रहे हैं पॉलिटिकल रेल्म में, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदगान का काम है और पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। यहां पे हम लोग आ जाते हैं जनाब स्पीकर। फिर आपको मैं आपके टेंशन में अफजूल कराना चाहूंगा। आप आर्टिकल 7 की तरफ आइएगा। डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, पेज 7, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में है। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट यानी कि रियासत मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट जहां पे हम लोग खड़े हैं और सेनेट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अ प्रोविंशियल असेंबली एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान एज आर बाय लॉ empowered to impose any tax or cess। यानी कि जनाब स्पीकर, जो आइन इस पे जो रियासत की डेफिनेशन है, वो इदारा है कौमी असेंबली, मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सूबाई असेंबलीज, TMA आपकी तहसील, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, या टाउन कमेटी जो आप पे टैक्स इंपोज कर सकती है, वो रियासत है। पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं जनाब स्पीकर, वो रियासत नहीं है, वो रियासत के टूल्स हैं। रियासत उनके जरिए काम लेती है और ले सकती है। वो रियासत के मुलाजमीन हैं। हाकमियत, पहले पेज पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के आ जाएं तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है जनाब स्पीकर कि आप या इसका करें कि हाकमियत जो है वो रब्बुल इज्जत की है और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम की। लिहाजा जनाब स्पीकर, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं कर सकते एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन मैं पेज 7 पे फिर मबजूल कराना चाहता हूं कि वहीं पे आ जाएं कि आप पढ़ लें कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन।
लिहाजा स्टेट जिसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी, जिस पे सिक्योरिटी के इदारे नहीं है, वो पार्लियामेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, उनकी तरफ लॉयल्टी जो है वो हर एक शख्स, चाहे वो मुसल्ला अफवाज का मेंबर हो या वो सिविलियन हो, वो लाजिम है। और मुसल्ला अफवाज में तो ये बाकायदा ओथ ली जाती है। सो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस पे कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पे नाफिज होता है जनाब स्पीकर, जो हाई ट्रीजन का होता है। सो लिहाजा यहां पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। और आर्टिकल 6 भी आप यहां पढ़ लें, एनी पर्सन हु abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. आइन वाजे है जनाब स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, उसकी लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। और इस फ्लोर ऑफ द हाउस से मैं यही कहूंगा कि हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं इस बात पे भी आऊंगा कि आप जिस वक्त बात करते हैं आइन की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो आइन का आर्टिकल 19 भी पढ़ लें। यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो पाकिस्तान में आजकल जनाब स्पीकर बहुत शॉर्ट सप्लाई में है। यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नामी कोई चीज कम होती जा रही है। ट्विटर या एक्स, उसको सस्पेंड किया गया है। हमारे ये मीडिया के हजरात ऊपर देखें, ये बात नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोजाना इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, और मुझे पूरा यकीन है जो इस वक्त मैं ये स्पीच कर रहा हूं, यहां पे ये स्पीच वहां पे या उस पे ब्रेक्स आ रही होंगी या कमर्शियल ब्रेक्स में जा रही होंगी या टेलीकास्ट ही नहीं हो रही होगी। ये हमें मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त, मैं पहले भी कहता हूं, आप लाइव जा रहे हैं जनाब स्पीकर, यहाँ पे तो हो रहा है पर वहां पे मुश्किल होता है, यहाँ पे ये नहीं होता। आर्टिकल 19 जरा पूरा पढ़िएगा। यहाँ पे जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये चीजें जो है ये बिल्कुल ये कट के आती है। हमने देखा हुआ है, जिस वक्त पहले भी डेप्यूटी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे जी, जिस वक्त आप उस वक्त प्रिजाइड नहीं कर रहे थे, वहां पे भी हमने यही चीज उठाई थी। जनाब स्पीकर, यहां पे हमने हमेशा से ये डिमांड किया है कि आपने, पीटीआई ने टाइम एंड अगेन बात की है कि एक 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की। और ये जो है ट्रूथ मस्ट प्रिवेल जनाब स्पीकर, सच्चाई को सामने आना चाहिए। हम लोग आइन और कानून की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रूथ सामने आना चाहिए। मैं 19 पढ़ रहा हूं। यहां पे जनाब स्पीकर DGISPR ने बात की कि प्रायर ईयर 19 पढ़ दूं पूरा जी? जी मेरे पास है जनाब स्पीकर, आप पढ़ दीजिए। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं जी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, every citizen shall have the right of freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction। मुझे मालूम है आप जिस बात पे बात करें, imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, or in relation to contempt of court, commission of incitement to any offense। इस पे से कोई ऐसी चीज नहीं है जनाब स्पीकर जो इस स्पीच में हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हो। नंबर 1। नंबर 2 जनाब स्पीकर, आपको मैं क्लियर कट ये बता दूं कि यहां पे जब DGISPR ने कहा कि प्रायर ईयर्स की कमीशंस होने चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है जनाब स्पीकर। हम लोग ये इस हाउस के जरिए ये डिमांड करते हैं
कि फेल फॉर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए, उसके साथ ओजड़ी कैंप इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ जनाब स्पीकर एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए, उसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी और कमीशन रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए और मुल्क और कौम के सामने ये तारीखी जो रिपोर्ट्स और कमीशन है ये जरूर सामने आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि रूल ऑफ लॉ के जिस वक्त हम लोग बात करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजल जज हजरात ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उन्होंने अपने खत में जिस चीज को हाईलाइट किया, जिस पे रोशनी डाली, वो थी कि उनके काम पे और उनसे नीचे उनकी जो सबसर्विएंट या लोअर जुडिशरी है उनके काम पे इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और उन्होंने नेम किया, उन्होंने जो नाम लिया ये ना आपने ना मैंने या इस हाउस के किसी मेंबर ने नहीं किया, ये उन जज हजरात ने बाय नेम किया क्योंकि वो अंडर प्रेशर आए थे और उन्होंने कहा था कि उनके काम पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI मुदाखलत कर रही है। उन लोगों के उनके एजेंट्स जाके उनके घरों में फायर क्रैकर्स फेंक रहे हैं, उनके घरों में जाके उनके एक फाजिल जज साहब के ब्रदर इन लॉ को बहनोई को ज़दकौब किया गया, आपके लोअर जुडिशरी के जजेस को थ्रेटन किया गया, उनके केस वर्क में, और वो सारे केस वर्क जो आपके केसेस थे जहां पे ये मुदाखलत हो रही थी, वो सब के सब केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के, चौधरी परवेज इलाही साहब के, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के जो साथी हैं उनके केसेस में, या बाकी हमारे जो साथी हैं जो हमारी ख़वातीन पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात पाबंद सलासल हैं, उनके केसेस में जनाब स्पीकर ये सारी की सारी मुदाखलत हो रही थी और ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लाया। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर ये पॉइंट बड़ा अहम है समझना कि जब एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो ये आप देख लें, इंटरनेशनल फाइनेंस की किसी भी टेक्स्ट बुक में आप कोई कोर्स इंटरनेशनल फाइनेंस का उठा के देखें, इंटरनेशनल लॉ का पहले चैप्टर का पहला सेंटेंस ही यहां पे होता है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर से सरमायाकारी नहीं आती। वहां पे इसलिए नहीं आती जनाब स्पीकर कि उनका सरमाया या कैपिटल इनसिक्योर होता है, और वो आज अलमिया पाकिस्तान में हम लोग फेस कर रहे हैं। उन एग्रीमेंट्स में जो बाहर के मुल्क करते हैं जनाब स्पीकर किसी भी कंपनी के साथ पाकिस्तान में, वहां पे सबसे अहम चीज उस आर्बिट्रेशन क्लॉज जब आती है तो आर्बिट्रेशन क्लॉज में आप खुद बिजनेस कर चुके हैं और करते हैं जनाब स्पीकर, आपको मालूम है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज में एक क्लॉज आता है कि आपने इन केस ऑफ डिस्प्यूट कि कोई तनाजा आता है तो कौन से मुल्क के आप कोर्ट में जाके आर्बिट्रेशन करेंगे, और जब वहां पे लिखा जाता है कि पाकिस्तान की अदालतों में तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस सलाम करके तो चली जाती हैं, वो कहते हैं हमें मंजूरी नहीं, वो इंग्लैंड या न्यूयॉर्क या दुनिया के किसी और कोर्ट को मंजूर कर लेती हैं, पाकिस्तान को नहीं करती जनाब स्पीकर। उसकी वजह यह है कि आज जो हमारी अदलिया में खुलम खुला जो एक मुदाखलत हो रही है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। मुदाखलत में कल को जब मुदाखलत होगी उनका सरमाया जो है वो गैर महफूज हो जाएगा। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी कहता चलूं एक बहुत अहम बात कि आज एक नोटिफिकेशन भी निकला है यहीं से कि विमेन की रिजर्व सीट्स की जो खवातीन थी और जो माइनॉरिटीज के मेंबरान थे वो डी नोटिफाई हुए हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ असेंबलीज में हुआ है। यहां पे मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर, मेरे दाईं तरफ यहां पे हमारे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं,
और मैं खुद, हम लोग इस फ्लोर ऑफ द हाउस से और हमारे सारे मेंबरान, हम लोग एजिटेट करते रहे डे वन से। जिस दिन से हमने यहां पे ओथ उठाया, ओथ टेकिंग के वक्त भी हमने बात की कि हाउस इनकम्प्लीट है। जो आप बुलडोजर इस्तेमाल करके, हुकूमत बुलडोजर इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी तौर पे उन खवातीन और माइनॉरिटीज के मेंबरान को नोटिफाई करके यहां पे बहसियत घुसपैठिया या फिर स्ट्रेंजर ऑफ द हाउस लाए, उसके जरिए न वजीर आजम का इलेक्शन वैलिड है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, आपका हम लोग एहतराम करते हैं, न स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वैलिड है, और ना ही डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन वैलिड है, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन वैलिड है। ये सारे के सारे इलेक्शंस इनवैलिड है। जनाब स्पीकर, हम लोग जी अपने टाइम पे सारी बातें कर लें जिन्होंने मर्जी है, पर यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर जनाब स्पीकर, यहां पे बात आई कि 9 मई के हवाले से मटीरियल डैमेजेस के बारे में बात हुई, चलें उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो जिस वक्त बेनजीर भुट्टो साहिबा का इंतकाल हुआ और जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और शूटिंग अटेम्प्ट हुई, मेरी बात तो सुन ले भाई, मेरी बात या कंप्लीट करें तो आप सुन लेंगे बात जी। भाई मेरी बात आप सुन ले तो आप पटेल साहब, नो क्रॉस टॉक। आप जब मेरी बात कंप्लीट होगी, जिस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उनको शहीद किया गया था जनाब स्पीकर, उसका उस वक्त जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो पूरे मुल्क में वायलेंस हुई थी, उसकी आप या रकम आप या सामने लाएं जनाब स्पीकर, तो उसमें तकरीबन 27 दिसंबर ये आपका 2007 को ये तकरीबन कॉस्ट बनती है जनाब स्पीकर $2 अरब, $2 बिलियन, और उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हवाले से ये कॉस्ट तकरीबन बन जाती है 165 से 170 अरब रुपया। उसमें जनाब स्पीकर तकरीबन 63 रेलवे स्टेशन, 63 149 बोगीज, 29 लोकोमोटिव्स, इंजन्स, ट्रेन के इंजन्स, ये 2 दिन के अंदर अंदर ये तबाह बर्बाद हुए। और जनाब स्पीकर, कराची की या मैं बात करूं सिर्फ कराची की, तो जनाब स्पीकर, कराची में $1 अरब का उन 4-5 दिनों में नुकसान हुआ था कराची के शहर में, और उस वक्त का एक्सचेंज रेट आप लगाएं तो ये तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए सिर्फ कराची की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये टोटल जो कॉस्ट आती है, ये आपके जीडीपी का 8% हिस्सा बनती है। जनाब स्पीकर, मैं इस हाउस से और आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग अरेस्ट हुए, कितनी इंक्वायरीज बनी, कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों को सजाएं हुई, कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी बनी, कोई चीज हुई? $2 अरब, 160-170 अरब रुपए का नुकसान हुआ, पर कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। और फिर इल्जाम हम पे लगता है। यहां पे तो जनाब स्पीकर, इस पे भी मैं आता हूं, पेरिस में जहां पे जमहूरियत, वहां पे कहते हैं हम लोग जमहूरी मुल्क है, वहां पे 8 जुलाई 2023 को वहां पे राइट्स हुए, दंगा फसाद हुआ। फ्रेंच बिजनेसेस का ये फिगर मैं आपको दे रहा हूं, $1.1 अरब जो है फ्रांस में ये नुकसान हुआ। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पे तो जनाब स्पीकर, मैं यहां पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। यहां पे जनाब स्पीकर, ये एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था, और यहां पे अलमिया फिर ये आ जाता है कि जिसके खिलाफ तशद्दुद किया गया, जिसके खिलाफ
ये सारा ऑपरेशन किया गया, विक्टिम्स हम लोग हैं। यहां पे तो ब्लेम द विक्टिम की बात आ जाती है। सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए, उससे पूछा गया, एविडेंस मुख्तलिफ जगहों का गायब हो गया। सेक्रेटरी इंटीरियर कहता है मुझे तो पता ही नहीं। जनाब स्पीकर, ये एविडेंसेस कौन उठा के लेके जा रहा है? सेपरेशन ऑफ एविडेंस, जो आपका सबूत गायब करना, ये तो कानून की खिलाफ वर्जी है और जुर्म है, और ये पीपीसी के तहत ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है, और इसके खिलाफ उन अशखास के ऊपर ट्रायल होता है और वो जेल में जाते हैं। यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर, ब्लैक डेज के बारे में बात आती है। अभी आप तारीख का जरा मुताला कर लें। 11 मार्च 1971, इस दिन उस वक्त के सदर जनाब जनरल याहिया साहब जाके मिले शेख मुजीबुर रहमान साहब से, और इसलिए असेंबली की सेशन का डेट फिक्स करने सानिया का फिर जो एंड रिजल्ट है वो 16 दिसंबर 1971 का है, जिस वक्त मुल्क 2 लाख हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ। जो आपका जनाब स्पीकर जो ब्लैक डे है, तो ब्लैक डेज मुल्क की तारीख में ये ब्लैक डेज हैं। यहां पे जनाब स्पीकर, मैं यहां पे ये भी वाजे कर दूं कि वो फैसला जनरल याहिया साहब के वाहिद उसका था, इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, फर्दे वाहिद का डिसीजन था। और इसी तरह लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी, एक फर्दे वाहिद का डिसीजन था। जनाब स्पीकर, बारहा बार मेरे वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक बात कही है, और हम सब ये बात डिमांड करते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्टा जो हैं वो सीन से किधर गायब हो गए? उन्होंने तो सनसनीखेज इंकशाफात किए 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने क्लियर कट बताया कौम को कि किस तरह रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील किया गया। आपका फॉर्म 47 के जरिए 70 और 80 हजार की लीड्स के लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किया गया, स्टफिंग्स की गई, टेक्निकली उनको उड़ाया गया। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज इंडीड अ शेमफुल एक्ट। इसकी तारीख में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद उन्हीं कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा को गायब किया जाता है। 4-5 दिन वो कहीं पे चिल्ला काटते हैं, हिमालय या हिंदू कुश की पहाड़ियों की चोटी पे, शायद केटू की चोटी में गए होंगे, सर्दियों का मौसम था। 4 दिन केटू की चोटी पे वो या नंगा पर्वत की चोटी पे वो चिल्ला काट के जिस वक्त वापस आए तो माशाल्लाह उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। ये एक अलमिया है जनाब स्पीकर, जो हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा स्याह बाब है। जनाब स्पीकर, रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत चट्टा को फिलफोर एक कमीशन के सामने बुलाया जाए। एक इंडिपेंडेंट कमीशन आपके 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिसकी वजह से यहां पे 94 नहीं इंशाअल्लाह ताला 180 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। जनाब स्पीकर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पार्टी को। हम लोग 3 रिट्स करेंगे कोर्ट्स में कि नंबर 1, जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो कोर्ट कमांडर हाउस हो,
चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए 9 मई 2023 की। नंबर 1। और जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं कि सीसीटीवी फुटेज आपकी 18 मार्च 2023 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स की भी सीसीटीवी फुटेज आज गायब है, उस दिन की गायब है, और वो भी पूरा आंखों देखा हाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। यहां पे जनाब स्पीकर 9 मई को शहादतें या किसी की हुई, वो हमारे नौजवानों पे गोलियां बरसी और वो शहीद हुए, और उनके नाम एक बार फिर मैंने पहले भी इस हाउस के सामने पेश किए, मैं फिर पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे मिर्जा नादिर शहजाद, बिलावल शनवारी, सैफुल्ला, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वजीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेद अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज, अब्दुल कदीर, इब्राहिम, जावेद गुल, जाकिर, ये वो 15 नौजवानान हैं जनाब स्पीकर जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये वो 15 नौजवानान हैं जिनका घर जो है वो उजड़ गया है। मेरे यहां पे फाजिल दोस्त जुनेद अकबर खान साहब बैठे हुए हैं, इनकी हलकों में मलकंड के एरियाज में वहां पे पैराप्लीजिक लोग मौजूद हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी जनाब स्पीकर, आज वो चल फिर नहीं सकते। मेरी खुद उनसे बात हुई थी। ये वो अलनाक वाक़े हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, हम लोग फिर बात करते हैं कि ब्लेम द विक्टिम, जिस पे तशद्दुद किया गया उसी को आप कसूरवार ठहरा रहे हैं। ये कौन सी दुनिया का हिसाब है? ये कौन सा इंसाफ है? जनाब स्पीकर, मैं यहां पे इस हाउस की तवज्जो एक बड़े अहम फैक्ट पे भी लाना चाहता हूं कि केयर टेकर वजीर आजम जनाब काकड़ साहब, उन्होंने फॉर्म 47 के बारे में और 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में, इसी हाउस के मेंबर हैं हनीफ अब्बासी साहब, उनके साथ उनकी कोई मुकालमा चल रहा था। वहां पे उन्होंने कहा, वीट स्कैंडल के हवाले से, वहां पे भी गंदम का जो स्कैंडल बना हुआ है, स्कैम बना हुआ है, उसके ऊपर भी रोशनी डालूंगा। तो उस मुकालमे में उन्होंने कहा, केयर टेकर वजीर आजम जिनके सामने सारी चीजें मौजूद थी, जो बरसर इख्तिदार थे 8 फरवरी को, उन्होंने कहा मुझे मजबूर ना करें या मेरा नाम आप मुलव्वस करेंगे, यानी कि उनका अपना नाम मुस्लिम लीग नून वाले वीट स्कैंडल या स्कैम में, उन्होंने कहा फिर मैं मुस्लिम लीग नून का फॉर्म 47 का कट्टा चट्टा जो है वो छोड़ सामने ले आऊंगा पूरी दुनिया के। सो ये वो हकायक है जब खुद एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की जबान से ये चीज आती है, और ये कोई छुपी ढकी चीज नहीं है, ये सामने है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, ये जितने वाकयात हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ये अटैक्स हो वजीर आजम इमरान खान साहब पे, कातिलाना अटैक्स हो, ये सब के सब लंदन प्लान का हिस्सा थे जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे फिर आपकी और हाउस की याद जरा ताजा करना चाहता हूं कि 16 मार्च 2023 जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब के घर पे एसएसपी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी जो हैं वो वारंट लेके आते हैं, मैं भी वहां पे मौजूद था इत्तेफाक से, और जनाब जैन कुरैशी साहब के मोहतरम वालिद साहब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब भी, हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में खड़े थे। हमें मालूम हुआ कि जनाब पुलिस वहां पे आई है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा मैं जाके अपना बैग उठा के लाता हूं कि ये मुझे अरेस्ट करने जा रहे हैं और मैं जा रहा हूं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, आए बाएं से इन्होंने कहा मैं बैग उठाता हूं आता हूं। इस इतने में मखदूम साहब और मैं, हम लोग बाहर गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहां पे हम लोग आगे गए एसएसपी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी से बात करने के लिए। वो शख्स हमें आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा जी मैं यहां से आगे नहीं आऊंगा, आप इमरान खान साहब को बाहर भेजें। कहा बिल्कुल ठीक है। जनाब स्पीकर, हम लोग अंदर गए
वजीर आजम साहब अपनी चीजें लेके बाहर आ रहे थे ड्राइंग रूम में और पहला गोला टीयर गैस का सीधा उनकी लॉन में, बगैर किसी प्रोवोकेशन के, बगैर किसी वजह के, कोई बदअमनी नहीं थी। वजह यह थी जनाब स्पीकर कि वो प्लान था वजीर आजम इमरान खान साहब को अबडक्ट करने का, उनको यरगमाल बनाना या उनको वहां से